हेलो एवरीवन, पीके रविला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल, रीट 2021 की तैयारी के लिए कक्षा 6 की पुस्तक का संपूर्ण सार हम इस वीडियो में जानेंगे। भाग 1 में मैंने एक छोटा सा वीडियो लाइव आके बताया था मैंने आपको, और इस वीडियो में हम कक्षा 6 की सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है उसका संपूर्ण सार संग्रह पार्ट वाइज है, उसका अध्ययन हम करेंगे। उस पार्ट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो पूरे में उठा के लाए हूँ आपके सामने, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता है। इस वीडियो में जो भी प्रश्न आपको मैं बताऊंगा वो उस पार्ट में से केवल वही प्रश्न बनेंगे, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आप जो तैयारी करिए उसके साथ साथ आपको आरबीएससी की पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी है। तो उसी क्रम में आपके सामने ये संपूर्ण पुस्तक का जो निचोड़ है, जो सार है, वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो यहाँ हमने उसमें ये जो दूसरा परिवार था कक्षा 6 की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक का दूसरा पार्ट सौर परिवार, इसमें हमने ये प्रश्न तो देख ली थी यहाँ तक। और अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो चंद्रमा की तुलना में जो पृथ्वी है वो 81 गुना बड़ी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में, यानी यहाँ आपको समझने की बात है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, आप सभी जानते हो, और जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा, लेकिन यहाँ अक्ष की बात हो रही है। चंद्रमा अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर जो घूमता है वो कितना समय लगाता है उसमें, तो लगभग 29 दिन। तो अपने अक्ष पर चंद्रमा घूर्णन में 29 दिन का समय लगाता है। और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो लगभग 27 दिन का समय लगता है। यानी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है और अपने ही अक्ष पर घूमने में उसे 29 दिन का समय लगता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला प्रश्न है, मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो पट्टी है वो क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहलाती है। यानी मंगल बृहस्पति के बीच एक बहुत चौड़ी पट्टी है, स्पेस है, जिसमें जो भी खगोलीय पिंड है उनको क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है। टूटते हुए तारे के रूप में उल्का पिंड को जाना जाता है। वो क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड। टूटते हुए तारे के समान जाते रहते हैं, वो होते हैं उल्का पिंड। अगला है, पखवाड़ा कितने दिनों का होता है। तो आप सभी जानते हो पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा होता है। सप्ताह 7 दिन का होता है और जो पखवाड़ा है वो 15 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। इसी प्रकार से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है। जीवंत यानी जहां जीवन संभव है। ऐसा ग्रह आप सभी जानते हो पृथ्वी है, जहां जीवन संभव है, तो इसलिए इसे जीवंत ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। यानी पृथ्वी की जो स्थिति है वो कौन से दो ग्रहों के बीच है, यानी उसके आर पार कौन से ग्रह है। तो शुक्र और मंगल के मध्य पृथ्वी स्थित है, इसलिए शुक्र और मंगल इनके बीच में पृथ्वी स्थित है। तो ये कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट यहाँ देखेंगे। तीसरे पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो सभी इसमें समाहित हैं। तो आप ध्यान से देखिए। अंतरिक्ष खोज, पार्ट का नाम है अंतरिक्ष खोज। तो अंतरिक्ष से संबंधित ही है। तो पहला प्रश्न है, गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है। तो गीजा का महान पिरामिड है वो कौन से तारे से संबंधित है। तो उसका संबंध है ध्रुव तारे से। कौन से तारे से, ध्रुव तारे से। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले। तो अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण है वो सबसे पहले मिस्र में मिले। कौन से देश में, मिस्र। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अगला है, पृथ्वी की सही परिधि गणना सर्वप्रथम किसने की थी। यानी जो पृथ्वी है उसकी परिधि गणना किसने की। तो इरेटोस्थेनेस ने की। इरेटोस्थेनेस ने, याद रखना, पृथ्वी की परिधि की गणना इरेटोस्थेनेस ने की। ये आप देख सकते हो, जैसे पृथ्वी है, मान लो जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की चारों तरफ की जो परिधि है, ये चारों तरफ ये परिधि कहलाती है। तो इसकी गणना है सर्वप्रथम किसने की, इरेटोस्थेनेस ने की। इरेटोस्थेनेस ने। अगला प्रश्न है, भास्कराचार्य की रचना है। भास्कराचार्य की रचना क्या नाम है। तो सिद्धांत शिरोमणि। तो सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है, भास्कराचार्य की, याद रखना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया? यानी किस भारतीय खगोलवेत्ता ने बताया कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है उसके बारे में? भास्कराचार्य ने बताया। सबसे पहले किसने बताया? भास्कराचार्य ने। न्यूटन ने जो बताया, न्यूटन ने जो खोज की थी, उससे भी पहले हमारे भारतीय जो खगोलवेत्ता है उन्होंने बहुत साल पहले ही इसके बारे में बता दिया था। तो सबसे पहले इसके बारे में भास्कराचार्य ने बताया। अगला प्रश्न है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो हॉलैंड के हेंस लिपर्सी ने किया। याद रखना, प्रथम दूरबीन का आविष्कार है वो हॉलैंड के हेंस लिपर्सी द्वारा किया गया। हॉलैंड के हेंस लिपर्सी ने इसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने। ऐसी दूरबीन जिसके द्वारा आकाशीय पिंडों को देखा जा सकता था, है ना, तो ऐसी दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने, जो कि इटली का था, और 1610 में इन्होंने यह आविष्कार किया दूरबीन का, 1610 में। अगला प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन, भारत की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट, इसका नाम क्या है? मास्ट, ध्यान रखना। तो उसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? सबसे बड़ी दूरबीन है जिसका नाम मास्ट है, उसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो उसको उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित किया गया है। जो उदयपुर में फतेह सागर झील है उस झील में टापू पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया? तो सवाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण है वो दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में किया। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया? तो सवाई जयसिंह ने जो 3 यंत्र बनवाए थे उनका नाम था महत्वपूर्ण, सम्राट यंत्र, सबसे बड़ा जो यंत्र था सम्राट यंत्र, उसके बाद जयप्रकाश यंत्र, और जो तीसरा है वो है राम यंत्र। इस प्रकार से 3 यंत्रों का निर्माण करवाया जिसमें सबसे बड़ा है सम्राट यंत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होता है? यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितना पलायन वेग जरूरी है? यानी हम कोई भी चीज जब फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी कारण वो अपनी ओर खींचती है, तो सब चीज नीचे आती है। तो हम कितनी गति से कोई चीज फेंके कि वो उस पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकल जाए? तो उसके लिए हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से वो चीज फेंकनी होगी। यानी उसका जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति सेकंड है ये, तो ये आप ध्यान रखना है। अगला है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? विश्व का, संपूर्ण विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक प्रथम है वो पहला कृत्रिम उपग्रह था, सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था 1957 में, पहला कृत्रिम उपग्रह। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन सा था? ऐसा पहला जीवित प्राणी जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया, तो यहाँ प्राणी का नाम है, तो यहाँ लाइका नामक जो कुतिया है उसको स्पुतनिक 2 के द्वारा भेजा गया। स्पुतनिक 2 है उसके द्वारा लाइका नामक कुत्ते को भेजा गया था। तो इंसान ने क्या किया, पहले एक अपनी कुत्तिया को भेजा, लाइका नामक कुत्तिया को भेजा, और उसके बाद फिर मानो गया। देखो अंतरिक्ष की यात्रा में करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? तो पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, और वो भी गया वोस्टॉक प्रथम, वोस्टॉक 1 में 1961 में फिर पहला व्यक्ति है, पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यूरी गागरिन को। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? तो 1969 में अपोलो 11 द्वारा, यानी अपोलो 11 द्वारा 1969 में चंद्रमा की धरती पर, यानी चंद्रमा की सतह पर पहली बार मानव ने कदम रखा। चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखने वाला जो वो था नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय वो है राकेश शर्मा। 1984 में सोयूज T11 नामक यान से गया राकेश शर्मा, पहले अंतरिक्ष यात्री भारत की। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला, तो महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? यानी अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन है? वो है सुनीता विलियम्स। आप सभी जानते हो, नाम सुना होगा आपने, सुनीता विलियम्स। अगला है ISRO यानी इसरो। इसरो का पूरा नाम बताइए। तो इसरो का जो पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। याद रखना,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला है इसरो का गठन कब व किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसरो का जो गठन है वो 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ। याद रखना 1962 में हुआ इसरो का गठन और किसके नेतृत्व में हुआ, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है। तो भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम उसको गति देने का श्रेय है विक्रम साराभाई को है। यानी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को किसने आगे बढ़ाया, तो विक्रम साराभाई ने इस क्षेत्र में कार्य किया अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंधित। पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो आप सभी जानते हो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहां से किया गया, तो 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया। यानी आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है वो 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। अगला प्रश्न है मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया। मंगलयान है वो कब प्रक्षेपित किया गया, नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, जो श्रीहरिकोटा केंद्र है वहां से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया, तो जो चंद्रयान है वो अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है, तो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है वो है एस्ट्रोसेट। किस नाम से है, एस्ट्रोसेट है। अक्टूबर 2015 में ये स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। एक माइल में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर लगभग होता है। तो 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में। तो इसमें जो तीसरा पार्ट था अपना अंतरिक्ष से संबंधित, अंतरिक्ष खोज से संबंधित, ये हमारे सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो चैप्टर है वह ग्लोब, तो ग्लोब से संबंधित प्रश्न है, भूगोल से संबंधित प्रश्न ये सभी। तो इस पार्ट में से पहला प्रश्न है पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी की आकृति है भू-आभ अथवा पृथ्व्याकार है। पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास कितना है, तो पृथ्वी के भूमध्यवर्ती व्यास है वो है 12,756.6 किलोमीटर। याद रखना 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। भूमध्यवर्ती व्यास तो बीच का आप जानते हो भूमध्य रेखा है, वहां का जो वृत्त है उसका व्यास हो गया। और ये ध्रुवों पर जो ध्रुवीय व्यास है ऊपर से ऊपर नीचे वो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, भूमध्य रेखीय परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी के भू-आभीय आकार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, कि पृथ्वी का जो आकार है भू-आभीय है इसका पता सर्वप्रथम जॉन रीचर के द्वारा 1671 में लगाया गया। जो फ्रांस के हैं जॉन रीचर, इनके द्वारा 1671 में लगाया गया इनका पता। अगला है पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कितना कोण बनाता है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। अगला प्रश्न है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहां पर खींची गई है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। आप सभी जानते हो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी ध्रुव पर रहेगी। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो उत्तरी ध्रुव पर है। इसी प्रकार से 90 डिग्री यदि हम दक्षिणी अक्षांश रेखा की बात करें तो वो दक्षिण ध्रुव पर हो जाएगी। ठीक है। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किसका निर्माण करती है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा वो आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। इसी प्रकार से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वो दक्षिण ध्रुव पर है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो मकर रेखा कहलाती है। और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा क्या बनाती है, वो अंटार्कटिक वृत्त बनाती है। तो ये बात आप समझ गए होंगे आसानी से कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये भूमध्य रेखा होती है। आप सभी जानते हो ये भूमध्य रेखा होती है। सबसे मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा कहलाती है। ये भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार से उत्तर की तरफ जो 23.5 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री जो उत्तर की तरफ है उत्तरी अक्षांश रेखा
वो कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा। इसी प्रकार से दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री पर वो है मकर रेखा। वो क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो उत्तर की तरफ है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री पर है वो है मकर रेखा। ठीक है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री उत्तरी जो उत्तर की तरफ है वो, तो 66.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उत्तर की तरफ वो आर्कटिक वृत्त का निर्माण करती है। इसी प्रकार से 66.5 डिग्री जो दक्षिण में है वो है अंटार्कटिक वृत्त है। तो उत्तर की तरफ है वो है आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी पर है 66.5 पे वो है अंटार्कटिक वृत्त। इस प्रकार से ये आपको पूरी जो रेखा है याद रखनी है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में क्या अधिक है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है वो अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है महासागर के कारण, और यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है यानी महाद्वीपीय भाग अधिक है। अगला है कुल अक्षांश 181 है तथा वृत्त कितने हैं? यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं आप सभी जानती हो बाएं से दाएं जो जाती है ये अक्षांश रेखाएं हैं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश 181 है और वृत्त कितने हैं? अक्षांश वृत्त है वो 179 है, 179 है। आप समझ सकते हो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो वृत्त नहीं है, वो एक बिंदु की आकृति की है। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। कौन सी गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी जो संपूर्ण पृथ्वी है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है तो 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भूमध्य रेखा है तो एक जो उत्तरी गोलार्ध हो गया और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अगला है 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी के धरातल पर वास्तविक दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111.13 किलोमीटर, यानी लगभग 111 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश की जो दूरी है पृथ्वी पर वो 111 किलोमीटर होती है। अगला है 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी कितनी होती है? 1 सेकंड अक्षांश की जो कोणीय दूरी है वो होती है 31 मीटर। अगला है भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य सूर्य की सीधा संबंधी कारण गर्मी ज्यादा रहती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी भूमध्य रेखा से कर्क व मकर रेखा के मध्य का जो भाग है यानी 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, इनके जो मध्य का भाग है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो भाग है इसमें ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ऐसा क्षेत्र है उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। यानी भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। फिर अगला है कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा व अंटार्कटिका वृत्त के मध्य तापमान मध्यम रहता है। यानी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तर है उससे और 66.5 डिग्री उत्तर तक, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक जो तापमान है वो मीडियम रहता है। तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है? उसको हम शीतोष्ण क्षेत्र या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण या उपोष्ण। इसी प्रकार से आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के जो बीच का स्थान है वो अत्यधिक ठंडे रहते हैं, तो ये क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। इस प्रकार से ये 3 कटिबंध मुख्य रूप से आप देख सकते हो ग्लोब पे, पूरी पृथ्वी पे आप समझ सकते हो। एक तो उष्ण कटिबंध है भूमध्य रेखा के आस का भाग, और उसके बाद उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं, उसको शीतोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं, और तीसरा शीत कटिबंध। तो यहाँ आप समझ सकते हो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तर में ये 23.5 डिग्री ये अपनी कर्क रेखा है और ये अपनी मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा इनके मध्य का भाग, इन जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये इस भाग में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये एरिया क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों की जो मध्य का भाग है ये अधिक उष्ण है, इसलिए यहाँ इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी 66.5 डिग्री ये अंटार्कटिक वृत्त है। ये जो क्षेत्र है ये दोनों तरफ ये मध्यम होने के कारण यहाँ इसे शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो ध्रुवीय भाग है, ये ध्रुवीय भाग है इस तरफ के, ये शीत कटिबंध में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है
देशांतर स्थान का विस्तार बताते हैं, जबकि देशांतर रेखाएं किस लिए प्रयोग की जाती है। तो देशांतर रेखाएं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, समय ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव से यानी ऊपर से जो नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ जो वर्टिकल जिसको हम कहते हैं रेखाएं खींची गई है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है और इनका प्रयोग समय ज्ञात करने के लिए किया गया है। देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों को मिलाते हुए किस रूप में खींची जाती है, अर्धवृत्ताकार रूप में खींची जाती है। अगला है पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है ना, 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी है अपने अक्ष पर 24 घंटे में वो चक्कर लगाती है। सभी जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं। तो इस प्रकार से 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 मिनट में पृथ्वी कितनी घूमती है, तो 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है। तो यानी प्रति एक देशांतर है तो 4 मिनट का अंतर इसलिए है। अगला है देशांतरों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देशांतर का प्रमुख जो कार्य है वो GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष स्थानीय मानक समय ज्ञात करना। ग्रीनविच मीन टाइम के सापेक्ष है वो लोकल जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ज्ञात करना, स्थानीय मानक समय वो ज्ञात करना। अगला है किसी देश से गुजरने वाली देशांतर रेखा के आधार पर वहाँ का मानक समय निर्धारित किया जाता है। किसी भी देश में जो देशांतर रेखा गुजरती है उसी के आधार पर वहाँ का मानक जो समय है, स्टैंडर्ड जो टाइम है वो निर्धारित किया जाता है। रूस और अमेरिका में कितने मानक समय हैं, तो रूस और अमेरिका में 9 मानक समय है, क्योंकि वहाँ लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, इस कारण से वहाँ 9 मानक टाइम निर्धारित है। जैसे भारत का मानक समय है वो स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह उत्तर में प्रयागराज में मिर्जापुर के पास नैनी नामक स्थान से तय किया जाता है। यहाँ से जो 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है तो वहाँ से ये टाइम निर्धारित होता है और पूरे भारत में इसी मानक समय के आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं। यहाँ ग्रीनविच से कितना आगे है, तो जो ग्रीनविच है GMT है, जो वर्ल्ड का GMT है ग्रीनविच मीन टाइम, उससे 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बेरिंग स्ट्रेट, फिजी, टोंगा आदि द्वीपों पर क्यों मुड़ती है, ताकि वहाँ दिन तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके, इसलिए वो दिन और तिथि के भ्रम से मुक्त हो सके, इसलिए यहाँ पर इन द्वीपों पर मुड़ती है वो रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला है देशांतरों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देशांतरों के मध्य का जो स्थान है वो गोरे कहलाता है। क्या कहलाता है, गोरे। और अक्षांशों के मध्य का स्थान कटिबंध कहलाता है। याद रखना, जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिण अक्षांश है, आप देख सकते हो ये जो रेखाएं होती हैं बाएं से दाएं, ये अक्षांश का निर्माण करती है। तो अक्षांशों के मध्य का जो स्थान होता है वो कटिबंध कहलाता है, जबकि देशांतरों के मध्य का स्थान है वो गोरे कहलाता है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर मिलती है। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो अटलांटिक महासागर पे मिलती है। कौन सी महासागर मिलती है, अटलांटिक महासागर पर। अगला है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब माना गया। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 में आयोजित वांशीगठन सभा में इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। 1884 से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री। ये रेखाएं पृथ्वी को किस में बांटती है, तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी एक पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतरों में बांटती है ये देशांतर रेखाएं। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा क्या कहलाती है, तो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ग्रीनविच से गुजरने वाली 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। अगला प्रश्न है लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान पर क्या है, तो वहां पर ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। 37वां प्रश्न है प्राइम मेरिडियन रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों पूर्वी व पश्चिमी देशांतरों में बांटती है। जो प्राइम मेरिडियन है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, 2 भागों में बांटती है। इसे क्या कहा जाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, आप सभी जानते हो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच से आगे है और पश्चिमी जो स्थान है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान देने की है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ग्रीनविच जो टाइम है वहाँ से पूर्व की तरफ जो स्थान है उनका समय तो ग्रीनविच से आगे रहेगा और पश्चिमी स्थान है उनका ग्रीनविच से पीछे रहेगा। अगला है 2 विपरीत देशांतरों को जोड़ने से एक ध्रुवीय वर्त बनता है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है,
तो देशांतर रेखाओं की जो ये जो वर्त है, देशांतर वर्त जो बनते हैं वो है 180 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 180। याद रखना है, दो विपरीत देशांतर रेखाओं को जोड़ने से एक ध्रुवीय जो वर्त बनता है वो इनकी संख्या होती है 180। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, 21 जून को, जिससे कर्क रेखा पर दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। जब 21 जून को कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए वहां दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसको ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसी प्रकार से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, यानी दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है मकर रेखा, उस पर सूर्य लंबवत चमकता है 22 दिसंबर को, जिससे कर्क रेखा पर, उसी कर्क रेखा पर रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटे होते हैं। यह अवस्था शीत अयनांत कहलाती है। क्या कहलाती है? शीत अयनांत, जिसमें कर्क रेखा पर है वो रात सबसे बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार से 42वां प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, यानी जो भूमध्य रेखा है उस पर सीधा चमकता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इससे पूरी धरती पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। याद रखना, दो जो डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर, इनको भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, सूर्य की सीधी पड़ती है, तो यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं उस समय। तो 21 मार्च को तो बसंत विषुव कहेंगे और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। अगले सौर वर्ष सामान्यतः 365 दिन और लीप वर्ष 366 दिन का होता है, आप सभी जानते हो। प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, जो कि 4 साल से होती है। हिंदी कैलेंडर में चैत मास में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, तो लीप वर्ष किससे विभाजित होता है? तो जो लीप वर्ष है वो 4 से विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में सिज्जी का निर्माण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है। जब पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है ना, पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा की, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर गिरती है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। और ये कब होता है? हमेशा पूर्णिमा को होता है, यानी चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? पूर्णिमा को होगा। ये ध्यान रखने की बात आपको, चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा को ही हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है ना सूर्य पृथ्वी के बीच में, तो पृथ्वी के कुछ हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है और यह हमेशा अमावस्या को होती है। यानी जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब अमावस्या को ऐसा होता है और ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में किस गति से घूमती है? ये तो आपको सबको पता है कि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो किस गति से घूमती है? तो उसकी जो घूमने की गति है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमती है पृथ्वी, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात बनते हैं? पृथ्वी की किस गति से दिन रात बनते हैं? दिन जो रात बनते हैं वो पृथ्वी कौन सी गति से बनते हैं? तो वो घूर्णन से बनते हैं, यानी पृथ्वी के घूमने से। पृथ्वी स्वयं जो घूमती है उसके कारण, अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके कारण, जिसको घूर्णन बोलते हैं, तो घूर्णन की गति के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी आप सभी जानते हो, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक अपने कक्ष पर। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उससे दिन और रात बनते हैं, और जब वो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, जो उसकी वार्षिक परिभ्रमण है, उसको हम, उससे क्या होता है? उससे ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार गति से चक्कर लगाती है। इसके लिए 365 दिन 5 घंटे और 54 मिनट का जो समय लगता है, इसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं। और इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, वर्ष परिवर्तन होता है। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी की दो गति है, एक तो परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण बोलते हैं। तो परिभ्रमण तो अपने अक्ष पर करती है, और जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसको परिक्रमण गति कहते हैं या वार्षिक गति भी कहते हैं। ठीक है ना, तो एक तो उसकी दैनिक गति हो गई, एक वार्षिक गति हो गई। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ये चौथा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पांचवा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ मानचित्र नाम से, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक समाज विज्ञान की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको,
किताब को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूर्णतः कोई भी किताब को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेसिकली आप जो जीके पढ़ रहे हो वो तो आपको पढ़ना ही है। और जो आरबीएससी की किताबों की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो आरबीएससी जो सिलेबस है, जो किताब है, बुक्स है, उनमें आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारे जो पर्सन हैं उन्हीं आरबीएससी बुक्स से लिए गए हैं और वहाँ से इसके अलावा कोई पर्सन नहीं बनेंगे। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानचित्र कहाँ बनाए गए? तो सर्वप्रथम जो मानचित्र है वो मिस्र में बनाए गए। मानचित्र का निर्माण कहाँ हुई? मिस्र में। अगला प्रश्न है, मानचित्रों पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को किसके द्वारा दर्शाया गया? तो मानचित्र पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो टोलेमी के द्वारा दर्शाया गया। टोलेमी महोदय हैं, उनके द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मानचित्र पर दर्शाया गया। अगला है, नई दुनिया किसे कहा जाता है? जो नई दुनिया है, नई दुनिया किसी को होती है? अमेरिका को। अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज है वो कोलंबस ने की 1492 में। याद रखना है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने। वास्को डी गामा भारत के किस तट पर पहुंचे? तो वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट तट पर पहुंचे हैं। कौन से तट पर? केरल के कालीकट तट पर। वो कब पहुंचे? 1498 में। कई बार प्रश्न आता है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा है वो 1498 में भारत आया। कहां पर आए? केरल के कालीकट तट पर। अगला है, मानचित्र निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र निर्माण में पैमाने का प्रयोग किया जाता है, यानी पैमाने को आधार मानकर ही मानचित्र का निर्माण किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास जो यंत्र आता है, कंपास यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हो दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का प्रयोग किया जाता है, जो जिसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है। अगला प्रश्न है, किसी छोटे का बड़े पैमाने पर तैयार रेखाचित्र क्या कहलाता है? यानी किसी छोटी चीज का बड़े पैमाने पर तैयार रेखाचित्र है वो खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? खाका। छोटे क्षेत्रों को बड़ा करके कौन से मानचित्रों में दर्शाया जाता है? कोई छोटी चीज है उसको बड़ा करके कौन से मानचित्र में दर्शाया जाता है? तो ऐसे मानचित्र की कैडस्टर कहलाते हैं, भूसंपत्ति। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन क्या कहलाता है? विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का जो संकलन है एक जगह, वो एटलस कहलाता है, एटलस। अगला है, दिशा सूचक यंत्रों की सुई हमेशा कौन सी दिशा दर्शाती है? तो जैसे कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, तो उसकी जो सुई है वो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाती है। मैंने बताया था उत्तर दिशा को दिखाती है। अगला है, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह जो मानचित्र में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको रूढ़ चिन्ह कहते हैं। कौन से चिन्ह? रूढ़ चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो पार्ट है वो छठा है, महाद्वीप और महासागर। तो ये छठा पार्ट भी हम यहाँ देख लेते हैं। पृथ्वी के कितने भाग पर महाद्वीप है? तो पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप है। ठीक है ना। पृथ्वी के स्थलीय भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसको 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। कितने महाद्वीप में? 7 महाद्वीप है। 29% जो भाग महाद्वीप का है उसमें कुल 7 महाद्वीप है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर है? तो महाद्वीप को छोड़कर जितना बाकी भाग है वो महासागर है। तो 71% भाग है वो महासागर है। 71% भाग पर महासागर है और 29% भाग पर महाद्वीप है। पृथ्वी के जलीय भाग को कितने महासागरों में बांटा गया है? तो जो महासागर है वो कितने हैं? 5। महाद्वीप 7 है और महासागर है 5। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो एशिया है वो पृथ्वी के 30% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत पर? 30% भाग पर है वो एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। एशिया अफ्रीका से किसके द्वारा अलग होता है? तो एशिया है वो अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर के द्वारा अलग होता है। यानी स्वेज नहर और लाल सागर है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? तो एशिया के जो पूर्व में है प्रशांत महासागर है और उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस प्रकार से एशिया की पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? तो यूरोप से यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप से अलग करते हैं एशिया को। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने के लिए तो अभी मैंने जो बताया था आपको स्वेज नहर और लाल सागर है, और यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर।
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? सबसे नीचा स्थान है मृत सागर, जो समुद्र तल से भी 418 मीटर नीचे स्थित है। याद रखना, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है और सबसे नीचा स्थान है मृत सागर है, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है? तो जो एशिया महाद्वीप है उसमें 60% जनसंख्या वो एशिया में निवास करती है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। तो सबसे बड़ा पठार है वो तिब्बत का पठार है। अगला है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा तिब्बत का पठार है और सबसे ऊंचा है वो पामीर का पठार है। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है यांगटीसी क्यांग। कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। किस महाद्वीप के बीच से होकर तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तो किस महाद्वीप के बीच से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है? तीनों जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। ध्यान देना, सबसे लंबी नदी है जो विश्व की वो है नील नदी। अगला है, नामिब व कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का भाग है? तो नामिब व कालाहारी मरुस्थल वो अफ्रीका महाद्वीप का ही भाग है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? तो नील नदी का जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से होता है। जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसका जो उद्गम है वो है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो एटलस है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है वो है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो पर्वत है अफ्रीका का सबसे ऊंचा स्थान है किलिमंजारो। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट देनाली। कौन सा है? माउंट देनाली। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा और गहरा गर्त है वो है ग्रांड कैनियन। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर। अगला है, उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र में कौन सी झीलें शामिल है? ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन और सुपीरियर व जूरन, ये उत्तरी अमेरिका की महान झील के नाम है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ है, सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अपवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपवाह की दृष्टि से अपवाह क्षेत्र में हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल। सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धरती के फेफड़े अमेजन वन क्षेत्र है, उसको धरती के फेफड़े कहते हैं, अमेजन वन क्षेत्र को। अगला है 34वां, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं? तो ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उसको फेजेंडा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं उनको? फेजेंडा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? अंटार्कटिका की खोज है वो सबसे पहले कैप्टन कुक के द्वारा की गई थी 1773 में। अंटार्कटिका की जो खोज है वो कैप्टन कुक ने की थी 1773 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका पर पहला कदम किसने रखा? अंटार्कटिका पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा 1821 में। जॉन डेविस ने। सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ठंडा महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यह है यूरोप। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग क्या कहलाता है? तो यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है वो यूरेशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरेशिया।
यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। याद रखना, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी, वोल्गा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। जी हाँ, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, तो दूसरा सबसे छोटा यूरोप है और सबसे छोटा यानी पहले नंबर पे जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। याद रखना आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया अपने निकटवर्ती द्वीप समूह के मिलने के कारण किस नाम से जाना जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास कई द्वीप समूह हैं उनको मिलने से उसका नाम क्या हो जाता है? ओसेनिया। किस नाम से जाना जाता है? ओसेनिया। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार कौन सी है? तो सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जो मेरिनो भेड़ है, मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है उसका संबंध कहां से है? तो जो विश्व प्रसिद्ध है मेरिनो भेड़ उसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की जो भेड़ है मेरिनो नस्ल की वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालगुल्ली व कुलगार्डी क्या है? कालगुल्ली व कुलगार्डी ये सोने की खाने हैं। क्या है? सोने की खाने, गोल्ड। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है मर्रे व डार्लिंग, मर्रे व डार्लिंग ये है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। इस प्रकार के नाम है इनके, मर्रे व डार्लिंग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त। सबसे जो गहरा गर्त है मेरियाना गर्त है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है मेरियाना गर्त। ये जो प्रश्न है जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन किताबों का पूरा सार है। प्रशांत महासागर के वे तटीय भाग जहां सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर जो तटीय भाग है, किनारे के भाग है, समुद्र तटीय भाग है जहां सबसे अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, वो भाग क्या कहलाते हैं? अर्गी मेखला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्गी मेखला, फायर रिंग कहलाते हैं, फायर रिंग यानी अर्गी मेखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अगला है, अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अटलांटिक महासागर की जो आकृति है अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है। अगला है, डागर बैंक व ग्रांड बैंक अटलांटिक के किस प्रकार के क्षेत्र है? तो ये मछली पकड़ने के केंद्र है। नेक्स्ट है, कटकों के लिए कौन सा महासागर जाना जाता है? तो कटकों के लिए अटलांटिक महासागर जाना जाता है। अटलांटिक महासागर है वो कटकों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा महासागरीय कटक है वो है मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है वह आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। याद रखना, आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। आर्कटिक महासागर की आकृति कैसी है? आर्कटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी भाषा की डी अक्षर के समान है। आर्कटिक महासागर याद रखना सबसे छोटा महासागर है जिसकी आकृति है डी अक्षर के समान है। आर्कटिक को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जो जल संधि है ये आर्कटिक को प्रशांत से जोड़ती है, आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला है, आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? आर्कटिक को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है डेनमार्क जल संधि। कौन सी है? डेनमार्क जल संधि। तो यहाँ 6 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो 7वां पाठ है पर्यावरणीय प्रदेश, पर्यावरणीय प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, बहुत ही सीधा प्रश्न है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ती है, भूमध्य रेखा है, वो मध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है। अगला है पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक तिरछी कहाँ पर पड़ती है, तो सबसे अधिक तिरछी है वो ध्रुवों पर पड़ती है। सबसे सीधी तो भूमध्य रेखा पर और सबसे तिरछी है वो ध्रुवों पर पड़ती है। इसी कारण से भूमध्य रेखा पर गर्मी अधिक होती है और ध्रुवों पर ठंड इसलिए होती है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। बिल्कुल सही है, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जब जाते हैं तो तापमान क्या हो जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें कम पहुंच पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेयसी घास के मैदान, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। प्रेयरी घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु और केरल में स्थित है, तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी की तमिलनाडु में है और अन्नामलाई की तमिलनाडु और केरल में है। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान है यूरोप में पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान है यूरोप में और प्रेयरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में। याक का संबंध किस मरुस्थल से है। याक आपने नाम सुना होगा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला याक का संबंध शीत मरुस्थल लद्दाख से है। शीत मरुस्थल लद्दाख में पाए जाते हैं याक। अगला है एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं। जो एस्किमो जनजाति है आप सभी जानते हो, एस्किमो के बर्फ से बने घर क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इग्लू। यानी एस्किमो के जो घर है जो बर्फ से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। सील तथा वालरस किस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है। सील और वालरस ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव है। नेक्स्ट है दो अक्षांशों के बीच स्थित विशेष परिस्थितियों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो वो कटिबंध कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया था दो अक्षांशों के बीच का जो स्थान है वो कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का स्थान है वो कटिबंध कहलाता है, मैंने आपको बताया था। और दो देशांतरों के मध्य जो स्थान है वो गोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, गोरी। रेत और टिल्ली अन्य किस नाम से जानते हैं। रेत और जो टिल्ली है वो उनको धोरे भी कहते हैं। धोरे किस नाम से जानते हैं, धोरे। तो ये 7वां पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 7वें पार्ट में भी केवल इतने प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं बनता है। नेक्स्ट अपना चैप्टर है 8वां हमारा सामाजिक परिवेश। हमारा सामाजिक परिवेश, तो इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बस जितने प्रश्न बन रहे हैं इसके अलावा वो प्रश्न नहीं बनते इस पार्ट में। पार्ट ऐसे हैं, तो ये आप देख सकते हो हमारा सामाजिक परिवेश। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी, परिवार है। परिवार से बच्चे सीखते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो प्रथम पाठशाला परिवार है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हो वो ऐसा परिवार क्या कहलाता है, तो ऐसा परिवार है वो सभी जानते हो संयुक्त परिवार कहलाता है। और जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके संतान ही रहते हो वो एकल परिवार कहलाते हैं। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे निकट कौन होते हैं, परिवार के बाद निकट हमारे पड़ोसी होते हैं। कौन होते हैं, पड़ोसी। तो ये इस प्रकार से सामाजिक परिवेश में केवल यही प्रश्न आपके बनते हैं, इसके अलावा और कोई प्रश्न इसमें नहीं है। अगला जो चैप्टर है 9वां वो है विविधता में एकता। विविधता में एकता, तो विविधता में एकता आप सभी जानते हो हमारा जो भारत देश है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हैं, इसलिए सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। सभी त्योहारों को हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस प्रकार की एक अनेकता होते हुए भी सब एकता के दर्शन इसमें हो जाते हैं। इसलिए तो आप देख सकते हो हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं, तो हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वो असम में है। कौन से राज्य में है, असम में। असम में चाय की बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए असम की चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा असम की चाय बहुत ही प्रसिद्ध होती है। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती है, तो राजस्थान में मुख्यतः ज्वार, मक्का और बाजरा, ये 3 फसलें मुख्य रूप से होती है, ज्वार, मक्का और बाजरा। अगला है बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू, बिहू जो त्यौहार है कौन से क्षेत्र का है, तो असम का ये त्यौहार है बिहू, याद रखना बिहू। अगला है ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ओणम है वो केरल का प्रसिद्ध है, केरल में मनाया जाता है ओणम। इसी के साथ पोंगल, पोंगल किस क्षेत्र का है, तो पोंगल है वो है तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। गणगौर और तीज किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है, गणगौर और तीज हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध त्यौहार है। गणगौर आप सभी जानते हो, गणगौर सभी नवविवाहिताएं और जो बालिकाएं हैं वह गणगौर का पूजन करती है, तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। छठ पूजा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो जो छठ पूजा है वो बिहार के प्रसिद्ध है।
बिहार में त्यौहार मनाया जाता है छठ पूजा का। इसके अलावा बैसाखी किस क्षेत्र का है, तो बैसाखी त्यौहार है वो पंजाब का है, याद रखना। बैसाखी किसका प्रसिद्ध त्यौहार है, पंजाब का। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, लिट्टी चोखा एक व्यंजन है, लिट्टी चोखा ये बिहार का ही प्रसिद्ध है। ढोकला खमन, खमन ढोकला आपने नाम सुना होगा, खमन ढोकला या ढोकला खमन ये कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, ये है गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का, गुजराती है खाना ढोकला खमन, आजकल तो सभी खाने लग गई ढोकला। अगला है दाल बाटी चूरमा, कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, दाल बाटी चूरमा अपनी राजस्थान की, वाह इसमें अलग ही स्वाद आता है, दाल बाटी चूरमा तो अपने राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है दाल बाटी चूरमा, मुंह में पानी आ जाता है। अगला है इडली डोसा, कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, इडली डोसा है वो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो साउथ साइड में हो जाते हैं तो वहाँ इडली डोसा कहते हैं ना, इडली डोसा सांभर समोसा, तो इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इडली डोसा है वो साउथ का यानी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ आप जानते होंगे, सत्यमेव जयते लिखा हुआ। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। सरल सरल सवाल है लेकिन आपको ये किताबों में इसी प्रकार से तो आपको ये याद भी करनी होंगी। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। और राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है, रुपया, रुपया है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। तो ये 9वां चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला है 10वां चैप्टर है हमारे बाजार, हमारे बाजार है। तो इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, वस्तु के बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति ये कहलाती है वस्तु विनिमय। क्या कहलाती है, वस्तु विनिमय। जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, ठीक है ना, मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था, पैसे क्या होते हैं, जब कुछ पैसों का निर्माण नहीं हुआ था उसमें जो वस्तु के बदले देकर वस्तु ही खरीदी जाती थी, यानी एक दूसरे के बदले अदला बदली की जाती थी। क्या की जाती थी, अदला बदली। एक सामान किसी के पास अधिक है तो उसके बदले वो दूसरी उसकी अपनी आवश्यकता की जो वस्तु है वो ले लेता था। इस प्रकार से इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। बार्टर सिस्टम है वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला है वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है मुद्रा विनिमय। ये है मुद्रा विनिमय, वस्तु के बदले में पैसे देते हैं तो वो कहलाता है मुद्रा विनिमय। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर और छोटे व्यापारी को बेच देते हैं, ऐसे थोक व्यापारी कहलाते हैं। यानी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं एक साथ तो और छोटे व्यापारी को बेच देते हैं, वो थोक व्यापारी कहलाते हैं। फिर जो व्यापारी वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं, तो सभी बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन में कार्य करते हैं। सभी जानते हो भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट है एटीएम मशीन का पूरा नाम बताइए। तो एटीएम जो है बैंकों में जिसे हम पैसे निकालते हैं उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग है कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग है, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग बहुत ही छोटा होता है जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चल जाता है, यानी केवल परिवार के लोग ही उसे एक दो लोग हैं, 2 लोग उनको चला सकते हैं। लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया उद्योग किस श्रेणी में आता है, लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया उद्योग है वो लघु उद्योग कहलाते हैं। कौन से उद्योग कहलाते हैं, इसे लघु उद्योग। अगला है सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। अगला पाठ है 11वां पाठ है सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। तो इसमें हम बात करते हैं सहकारिता का मूल मंत्र क्या है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। यही है सहकारिता का मूल मंत्र। सहकारिता मतलब सबको साथ में लेते हुए, तो जो एक है वो सबके लिए और सब है वो एक के लिए। एक के भी कुछ हो जाएगा तो सब उसके लिए काम करेंगे। एक प्राथमिक सहकारी समिति गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। एक सहकारी समिति गठन के लिए, प्राथमिक सहकारी समिति गठन के लिए कम से कम 15 सदस्यों का होना आवश्यक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। प्राथमिक सहकारी समिति यदि हम खोलते हैं तो उसके लिए कम से कम 15 सदस्यों का होना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो क्या कहलाता है, तो किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। यानी इसमें व्यक्ति में कोई भी व्यक्ति है वो वस्तु भी खरीद सकता है, सेवा भी खरीद सकता है। वस्तु में कोई भी सामान हो गया
और सेवा में कोई भी सेवा, जैसे नाई की हम सेवा लेते हैं, डॉक्टर की सेवा लेते हैं, वकील की सेवा लेते हैं, तो ये सब सेवा है। तो कोई भी व्यक्ति है वस्तु या सेवा को खरीदता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानून का प्रावधान है? तो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसका प्रावधान है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए ये बनाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जिला उपभोक्ता मंच पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? जिला उपभोक्ता मंच पर है 20 लाख रुपए तक की शिकायत की जा सकती है। जिला उपभोक्ता मंच पर, याद रखना, जिला उपभोक्ता मंच पर 20 लाख तक की हम शिकायत कर सकते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए की शिकायत कर सकते हैं? तो राज्य उपभोक्ता जो हम बात करते हैं राज्य स्तर पर, उसमें हम 20 लाख से 1 करोड़ तक की रुपये तक की जो भी शिकायत है वो कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग है, उस पर कितने रुपये तक की शिकायत की जा सकती है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर हम 1 करोड़ से अधिक की जो वस्तुएं हैं, जो भी लेन देन है उससे अधिक तक का होता है, उसकी हम शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कर सकते हैं 1 करोड़ से अधिक की। अगला प्रश्न है, दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना क्या कहलाता है? दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना ये क्या कहलाता है? ये शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण। दूसरा मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का हम अनुचित ढंग से उसका लाभ उठा लेते हैं तो ये शोषण की श्रेणी में आता है। बहुत से लोग एक दूसरे का इसी प्रकार से शोषण करते हैं, काम किसी और से करवा लेते हैं और उसका जो प्रतिफल है वो खुद ले लेते हैं और उसको केवल बहुत ही मामूली रकम दे दी जाती है। ये एक प्रकार से शोषण कहलाता है। क्या होता है? शोषण। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण हो जाने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वादा कहलाता है गारंटी। यानी जो वस्तु हम खरीदते हैं, क्रय की गई वस्तु को एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित पीरियड होता है, 1 वर्ष, 6 माह, जो भी निश्चित है उसमें पहले से, उस निश्चित समय अवधि में यदि वस्तु खराब हो जाए, दोषपूर्ण हो जाने पर उस वस्तु को बदलकर नया देने का वादा, कि उसको बदलकर पुरानी के बदले नई दे देगा ऐसी कैसी, तो ऐसा क्या कहलाता है? वो कहलाता है गारंटी। ऐसी चीज़ में क्या कहलाता है? गारंटी कहलाता है। और क्रय की गई वस्तु की निश्चित समय में दोषपूर्ण हो जाने पर वस्तु को दोष मुक्त करके देना है, यानी उसी को जो खराब हो गई है उसी को सही करके दोबारा देना, ऐसा वादा जो करता है, ऐसा वो कहलाती है वारंटी। तो गारंटी और वारंटी में अंतर ध्यान रखना है। अधिकतर को पता होगा, यदि नहीं पता तो भी आप इसमें याद रखना, गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है। गारंटी में क्या होता है? एक निश्चित समय अवधि में यदि जो भी वस्तु है वो खराब हो जाती है, दोषपूर्ण हो जाती है, तो उसके बदले में उसको नई वस्तु दे दी जाती है, यानी पुरानी वस्तु लेके और उसको नई वस्तु दे दी जाती है। ये जो वादा है ये गारंटी कहलाता है। और खराब हुई वस्तु को उसी को ठीक करके दे देता है, वो कहलाती है वारंटी। क्या कहलाती है? वारंटी। नेक्स्ट है, सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? तो सहकारी समिति का जो पंजीकरण है वह सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। तो सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। अगला चैप्टर 12वां, सरकार और लोकतंत्र। सरकार और लोकतंत्र। सरकार का कार्य क्या होता है? तो सरकार का कार्य है सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। सभी नागरिकों के लिए, आम जन के लिए जो कानून बनाने का कार्य है वो सरकार करती है। अगला है, जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति, राजा रानी के पास हो तो सरकार की अवस्था क्या कहलाती है? कोई भी निर्णय लेना है उसकी शक्ति केवल अकेले के पास हो, अकेले व्यक्ति के पास हो, चाहे वो राजा हो, रानी हो, कोई अकेला व्यक्ति है उसके पास वो शक्ति हो, तो ऐसी सरकार की ऐसी व्यवस्था वो है राजतंत्र कहलाती है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? राजतंत्र। प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वही थी, राजा ही सर्वेसर्वा होता था और सारे हुक्म है वो उसी के चलते थे, सारे आदेश उसी के चलते थे, वो जो निर्णय लेता था वही अंतिम निर्णय माना जाता था। तो इस प्रकार से निरंकुश शासन भी उसको कह सकते हैं, तो राजतंत्र है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है और निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकतंत्र। जो हमारे भी यहाँ लोकतंत्र ही है। तो जनता का जो प्रतिनिधि है वो निश्चित समय के लिए वोट देकर जनता उसे चुनती है और उनमें से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता भी सरकार में होती है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जब लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाए तो ऐसे सरकार क्या कहलाती है? यानी जनता के हित को ध्यान में नहीं रखती और दूसरों को दबाकर, है ना, ऐसे निर्णय लेती है सरकार, उनके विरोध में निर्णय लेती है, ऐसी सरकार तानाशाह सरकार कहलाती है। कौन सी सरकार कहलाती है? तानाशाह। जो दूसरे के हित को ध्यान नहीं देती, जनता जाए कुछ भी कहीं जाए, उन भाड़ में जाए, उसकी कोई चिंता नहीं करती है, ऐसी सरकार तानाशाह कहलाती है। क्या कहलाती है? तानाशाही। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी है? सरकार के चयन के लिए आवश्यक जो वयस्क नागरिक की आयु है वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष के पूर्ण होने के बाद ही हम
मतदान कर सकते हैं, यानी सरकार का चयन कर सकते हैं। सरकार का चयन करने के लिए जो आवश्यक मताधिकार का प्रयोग करना होता है वो 18 वर्ष की आयु से ही हम कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अगला चैप्टर है 13वां, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया। भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी। ये अधिकार कौन कौन से हैं? तो ये अधिकार जो है विकास का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, सहभागिता का अधिकार है और जीने का अधिकार है। तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ बाल अधिकार अधिवेशन जो हुआ वहाँ पर इन 4 रूपों को स्वीकार किया गया और भारत सरकार ने इस पर 11 दिसंबर 1992 को, याद रखना डेट भारत में 11 दिसंबर 1992 को इस पर सहमति दी। और ये अधिकार कौन कौन से हैं चारों? विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और जीने का अधिकार। अगला है कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, सरकार के द्वारा। पीसी एंड पीएनडीटी कानून है 1994। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो बाल विवाह रोकथाम के लिए सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। नेक्स्ट है बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 2000 के सन में बनाया। किशोर न्याय अधिनियम, याद रखना किशोर न्याय अधिनियम। नेक्स्ट है बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? तो बाल यौन हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098, याद रखना 1098 ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। तो आगे 7 चैप्टर को अगले वीडियो में हम कर लेंगे। तो आप इनको बहुत ही अच्छे प्रकार से आपने देखा, उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास इनको आप शेयर कर दो ताकि वो इनका लाभ उठा सकें। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप इसको PDF भी प्राप्त कर सकते हो। इसकी PDF भी मैं वहाँ आपको भेज दूँगा, आप वहाँ